हेलो एवरीबॉडी। ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और 4। तो एक न्यू इनिशिएटिव शुरू की जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल कई सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट के सिलेबस पढ़ेंगे तो एक बार में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि एक बार में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो कि आपको कम टाइम में कोशिश करेंगे 2 चैप्टर तो होगी, लेकिन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा और डिटेल्स भी होगा चैप्टर का। इस तरीके से हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को कौन बच्चे देख सकते हैं, किसके लिए ये काम का है। तो जब हम हिस्ट्री का एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको समझनी चाहिए कि हिस्ट्री एक पार्ट है, किसी क्लास से, किसी स्टैंडर्ड से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप एक हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की किताब की तरह देखो, स्टैंडर्ड 6 के क्लास की तरह ना देखो कि स्टैंडर्ड 6 के क्लास की किताब है। क्योंकि यही किताब है जिससे आईएएस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और यही किताब है कि 6ठी क्लास के बच्चे को भी सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो 6ठी क्लास के बच्चे को जो सिलेबस में पूछा जाएगा वो जो क्वेश्चन होगा, एक सवाल होगा और उसका जवाब होगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी में भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ेंगे तो उस हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ें, कौन सी फसलें उगाई जाती थी और किस तरीके से वहाँ कौन सी धातु का इस्तेमाल हुआ करता था, क्या वहाँ के लोग खेतीबाड़ी करने के लिए हल का उपयोग करते थे, तो आरंभिक नगरी कैसी थी, वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो इस तरह के जो एक क्या होता है ना, एक सवाल में जो कि आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बना देता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो लेसन नंबर ये 3 है और चैप्टर का नाम है ये आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर लेसन नंबर 3, पुराने भवन का संरक्षण। तो जसपाल और तो स्टार्ट कर रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर के घर की तारीफ़ कर रहे, जिसकी गली कच्चे भुताओं के घर कहा करते थे। बच्चे कहते थे कि ये ऐसा घर है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो। वास्तुकला का मतलब होता है जो दीवार के ऊपर जो डिज़ाइन होता है, चित्र वगैरह उसके जो बने रहते हैं, उसको वास्तुकला कहते हैं। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो ये जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें काफ़ी घरेलू टाइप के ये सवाल होता है कि जिसमें बच्चों के जो वो पढ़ते हैं, जो मतलब आम ज़िंदगी में जो बातें इंसान के दिमाग में आता है, जो काम में आता है। तो इस तरह के सवाल से ये मतलब स्टार्ट की जा रही है। पहले 2 बच्चे हैं जिसको, जैसे कि कहीं पर आप खेल रहे हो तो क्या होता है कि कोई घर होता है जिसमें कोई आना जाना नहीं करता, तो लोग कहते हैं कि देखो ये भुतहा घर है, इसमें कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। कुछ महिलाएं जो देख रही है उसकी नक्काशी, उसकी डिज़ाइन और तारीफ़ कर रही है कि ये काफ़ी सुंदर है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखनी चाहिए, कहनी चाहिए कि इसकी मरम्मत की जाए। तो इस टाइप से ये किताबें बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत किताब है ये। तो देखिए, ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, ठीक है, और क्यों हो सकता है। तो जो हड़प्पा की कहानी की बात है, तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। जो भी पुरानी इमारत है उसका कुछ ना कुछ इतिहास है, उसके बैकग्राउंड है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। पूरा स्थल मतलब होता है पुराना स्थल, जो प्राचीन वक्त का जो टाइम का जो स्थान होता है जहाँ पर कोई बस्तियाँ बसी हो या फिर कोई आबादी रही हो, तो पूरा स्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो जब 150 साल पहले पटरी बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ के ज़माने में, ये इलाका कहाँ था? पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान में, और आज के पाकिस्तान पंजाब प्रांत में। तो वहाँ पर क्या देखा गया, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ लिए गए और रेलवे लाइन बिछाई।
तो इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो शुरू में जब वहाँ से जब पटरी बिछाई जा रही थी, जो ईंटें वहाँ पर से जो निकाली गई, तो उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया और उन चीज़ों पर कभी तवज्जो नहीं किया, गौर नहीं किया कि आखिर ये क्या है और कितनी इसके अंदर क्लासिकल डिज़ाइन है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर गौर करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर बाद में 80 साल के बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद क्या होता है? यानी कि वो व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों की जासूसी करता है, उसके बारे में रिसर्च करता है। तो जब 80 साल बाद, जब उसको मतलब 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले जब उसको पुरातत्वविदों ने इसको ढूंढना शुरू किया, इसके बारे में कुछ इंटरेस्ट लिया इसके बारे में जानने को, तो पता चला कि यह खंडहर दरअसल हमारे उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक था। बहुत पुराने ज़माने के शहरों में से एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बसती थी। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता कहा गया चूँकि यह इमारतें और जो कुछ भी टीले और जो कुछ भी वहाँ पर से प्राप्त हुई, जो भी चीज़ें, तो उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से मशहूर कर दिया गया। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था और पुरानी इमारतों को तोड़कर उन्हें नए जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो एक सवाल है बच्चों के लिए कि देखो, पुरानी चीज़ों को क्या होता है, हम हटा करके नई चीज़ें ले आते हैं। तो फिर क्या ऐसे करनी चाहिए? क्या पुरानी चीज़ों को हमें सँजो कर रखना चाहिए? तो ये सवाल है, तुम्हें किस तरीके से तुम देखते हो, इसका जवाब क्या होगा? तो इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो हमने नगरें जो डिस्कवर की, इसमें जो शहरें थी वो 2 तरह से बसाई गई थी। एक ये था कि ऊंचाई पर था, जिसको दुर्ग कहा जाता था, और एक था निचला इलाका, जिसको पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा था और ऊंचाई वाला, चूँकि मतलब वहाँ पर थोड़े मकान जरा बेहतरीन ढंग से बने थे, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हुए थे। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने दुर्ग कहा और निचले भाग हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। पक्की ईंटों से ये दोनों शहरों की जो है दीवारें बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी, हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। तो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, मतलब उस दौर में उस समय के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। तो देखिए, जो ये नगर है उस वक्त के, अभी के जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है और उस सिंध प्रांत में ये मौजूद है। अब भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तो देखिए ये सवाल यहाँ पर बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने खोजा, ये इलाका कहाँ पर है? तो सिंध में है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, और हमारे इलाके में कहाँ आता है? हमारे इलाके में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और हमारे इलाके में भी, हमारे देश में भी एक पंजाब है, तो यहाँ है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग का चित्र जिस पर बना हुआ है। तो देखिए, ऐसे सवाल बनते यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उस पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो बाट क्या होता है? वो उस वक्त के जेवरात थे जो महिलाएं पहनते थे। मुहरे, सिक्के, मनके जो कि बनाया जाता था, खूबसूरती से लोग पहनते थे वो उन चीज़ों को। तो कुछ नगरों को, दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जो दुर्ग में जो इमारतें, ऊंचाई में जो नगर बसाया गया था, वहाँ पर कुछ इमारतें खास बनाई गई थी। जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसके चारों ओर महान स्नानघर कहा गया। मतलब चारों ओर रूम, जैसे क्या था ना कि दुर्ग में मोहनजोदड़ो की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बीच में तालाब है, तो तालाब के किनारे में ऐसे मकान बनाए गए थे कि बीच में नहाने का तालाब और चारों साइड से ऐसे मकान कि जहाँ पर लोग रहते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो काफ़ी ये लोग आगे थे। इस सरोवर में 2 से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था। ऊपर उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों में स्नान किया करते थे। और इतना ही नहीं, देखिए, मतलब एक मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला, इसके चारों ओर रूम बने हुए हैं, मतलब ऐसे स्नानघर, और ऐसा लगता है कि यह महान स्नानघर था जो एक सारे लोगों के लिए आम था। और फिर इसमें से पानी डाले जाते थे और फिर जब ज़रूरत होती तो निकाल भी लिए जाते थे। और फिर इसके जो प्लास्टर है, इसको चारकोल की परत से चढ़ाए गए थे ताकि इसमें पानी का रिसाव ना हो। तो इतना ये लोग उस दौर में भी इतने समझदार थे।
तो कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड क्या होता है, जैसे एक जगह पर आग जला करके, हो सकता है कर्मकांड, पूजा वगैरह ये सब चीज़ें की गई होगी या फिर यज्ञ किया होगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह जिसमें अनाज रखा जाता है। तो पैमाना नहीं दिया गया, मानचित्र यहाँ पर बनाया गया। चित्र में देखिए महान स्नानघर, उसी को कहा जा रहा है कि एक तालाब और उसके चारों ओर जो बनाई गई थी, जो दीवारों से जो चारों तरफ जो कमरे बनी हुई थी। तो भवन, नाले और सड़कें किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो मतलब दुर्ग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 मंजिले भी मकान होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे, सावधानी से सीधे लाइन से बनाया जाता था। हर नाले में हल्की हॉल होती थी और पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नलियों को सड़कों की नलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन हॉल बनाए गए थे। मतलब मेन हॉल बनाया गया, नाले को ढक करके रखा जा रहा है और फिर घर के नाले और जो घर से जो पानी निकल रहा है, फिर बाहर में जो पानी है, वो दोनों को एक लाइन से जोड़ देना। फिर उसके बाद जो है मेन हॉल बना करके टाइम टू टाइम उसकी सफाई करना। इससे पता चलता है कि ये लोग काफ़ी मतलब साफ़ सफाई पर और अपने व्यवस्था बड़ा बेहतरीन था इन लोगों का। ठीक है। तो नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह मेन हॉल बनाए गए थे, जरिए इनकी देखभाल की सफाई की जाती थी। तो इस तरीके से सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, मतलब सड़कें भी काफ़ी ऐसा लगता था कि जैसे हर कोई अपना अलग अलग गांव में मनमानी तरीके से ना बनाया हो, बल्कि मतलब एक योजना दिखता था हर काम में, चाहे वो इमारतें हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में एक बेहतरीन प्लानिंग दिखती है हर चीज़ के अंदर। तो कहते हैं ना कि बेहतरीन प्लानिंग वही करता है जिसके अंदर एक बेहतरीन सोच होती है और एक बेहतरीन कह ले कि उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा होता है। तो उस वक्त में पता चलता है कि लोग काफ़ी मेहनती थे। तो नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, चूँकि यहाँ आबादी बहुत बड़ी थी और यहाँ पर बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की इस खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः हो सकते शासक हो या फिर संभव कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनगो तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद इन चीज़ों पर भी लिखते होंगे। तो देखिए कुछ ऐसे नगर जो वहाँ पर बड़ी हलचल रहा करती थी, खास इमारतें बनाने के हो सकते हैं कि यहाँ पर कोई शासक इसको रेगुलेट करता हो या फिर जो शासक हो या फिर दूर दराज से बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाता हो और ख़ूबसूरत यहाँ पर चांदी, सोने चांदी के आभूषण, कीमती चीज़ें अपने पास रखता। मतलब जाहिर सी बात है वो शासक वर्ग ऐसी चीज़ों को ही वो वही मंगा पाएगा। और यहाँ पर लिपिक जो लिखने वाला, मुहर, ये लोग भी मतलब जो है ये लोग यहाँ पर रहते थे, मतलब नगरों में। तो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ये तस्वीर में आप देखिए, आपके किताब के तस्वीर में ये चीज़ बना होगा। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, जो कि यहाँ पर मेरे पास तस्वीर नहीं है। तो इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है, मतलब आप देखिए चित्र में। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं चला, मतलब अभी तक हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ सके। तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस सवाल में बना सकते हैं ये सवाल कि अभी तक क्या हड़प्पा के लिपि को हमने क्या पढ़ लिया और फिर किस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी, या फिर इसका लिखने का, या फिर इसमें किस तरह के अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे सवाल बन जाएंगे। तो दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने देखिए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने और जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। तो काफ़ी सारे नगरों की बात हो जा रही है कि जिसे शिल्पकार में स्त्री भी थे, पुरुष भी थे और ये लोग क्या करते थे, उद्योग कार्यों में लगे रहते थे, लंबी यात्राएं भी करते थे, आपसे वस्तुएं भी आदान प्रदान करते थे, या फिर दूसरे देशों में जाते थे तो किससे कहानियाँ भी बनती होगी, है कि नहीं। जब सफ़र करते हैं तो किससे कहानियाँ भी बनती है। तो बच्चे खेलते भी होंगे इन चीज़ों से, खिलौने से जो वो गाते होंगे। तो नगर में रहने वाले लोग की एक सूची बनाओ। तो आपके लिए एक सवाल है, क्या इनमें कुछ लोग ऐसे जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। मेहरगढ़ हमने पढ़ा कि मेहरगढ़ के गांव में किस तरीके से हलचल रहा करती थी और वहाँ के बारे में हमने पढ़ा। तो उस वीडियो को जाकर के देखो। नगर और नई शिल्प। आओ जब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है।
पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें से अधिकतर पत्थर, संग, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये लिस्ट जो यहाँ पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। बाटे क्या होता है, एक पत्थर होता था, डिज़ाइन तरीके से उसको तराश करके खूबसूरती के लिए बनाया जाता था। कह नहीं सकते कि इसको महिलाएं पहनती थी या पुरुष पहनते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि आभूषण दोनों को पहना करते थे। तो मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डाल करके उसको इस्तेमाल करते थे, गले में पहनते थे। तो मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र। तो एक देखिए आप, ऐसा लगता है कोई पुरोहित व्यक्ति हो या फिर कोई शासक हो या फिर कोई सरदार हो या फिर कोई राजा हो, ऐसा एक मूर्ति मिला है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। तो इसके बारे में भी काफ़ी रोचक कहानियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में गढ़ी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। पत्थर की मुहर ये लोग बनाते थे। मुहर पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वह धातु का उपयोग होता था? मेहरगढ़ के बारे में आपने पढ़ा, तो क्या वहाँ धातु का उपयोग होता था? हाँ, होता था। क्या वे पत्थर के बाटे बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिली है। पकी मिट्टी, फ्रियांस की बनी तकिया शुद्ध कताई का संकेत देती है। तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कपड़े बुनाई कटाई के कि ये लोग कपड़ा बनाना भी जानते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों के बारे में जानते हों। तो कपड़े की बुनाई करना या फिर मनके बनाना या फिर उस एक आभूषण बनाना या फिर शिल्पकारी करना, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई ये व्यक्ति ये कर सकता है। या फिर जो मूर्ति की बात हम करें, जो एक दाढ़ी वाला एक पुरोहित व्यक्ति या फिर वो शासक या राजा जो भी हो, तो उसका जो डिज़ाइन जो कलाकारी उसके अंदर, जो उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से तराशी गई है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी का काम है, कोई हम चलते फिरते नागरिक का काम नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेगा उसके बारे में स्टडी करेगा, है कि नहीं, तो वही तो विशेषज्ञ होगा। तो फ्रेंड्स, पत्थर का संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टिफिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग हरे होते थे। फ्रेंड्स, मनके, चूड़ियाँ, बाल या छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में लोग गाँव की तरफ जाते थे, चूँकि कच्चे माल अधिकतर देखिएगा ग्रामीण इलाके से ही आते हैं जहाँ पर गाँव बस्तियाँ होती है। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से फिनिश गुड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मिसाल के तौर पर पैदा किया गया कपास का कच्चा माल कह सकते हैं, जैसे कि कताई बुनाई कपड़ा तैयार किया जाता है कि नहीं, कपास एक कच्चा माल हो गया। उसी तरीके से जो किसान जो चीज़ उगाता है। तो हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहाँ मिलती है जो, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। तो जो ये लोग चीज़ों को इस्तेमाल करके जो कुछ भी बनाते थे फिनिश गुड प्रोडक्ट, तो ये कहीं ना कहीं से जो है रॉ मटेरियल लेकर के आते थे। ये ग्रामीण क्षेत्र से ही ऐसा जो है आदान प्रदान होता था। तो हड़प्पा के लोग आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो आज का जो राजस्थान है उस टाइम में लोथल या कालीबंगा इस तरीके का नाम हुआ करता था। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान चूँकि अरब सागर ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान गुजरात से ज़्यादा ये दूर नहीं है ओमान, तो यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ के लोग जो है सफ़र करके यहाँ जाते थे और यहाँ से तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान, अफ़गानिस्तान से किया जाता था। और फिर इसके अंदर एक टीन मिलाया जाता था, एक धातु है जो कि आधुनिक हमारे जो ईरान और अफ़गानिस्तान है यहाँ से वो लोग लाया करते थे। तो पता चलता है कि उस दौर में देखो क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या हड़प्पा के लोग बाहर के सुदूर देशों के से भी आयात निर्यात करते थे, आना जाना होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे और पश्चिमी एशियाई देश जैसे ओमान से करते थे और ईरान से और अफ़गानिस्तान से टीन का आयात करते थे। तो सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया करते थे हड़प्पा के लोग, और बहुमूल्य पत्थर का जो है ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते थे।
चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए जाते, तो क्या यहाँ पर ट्रैवलिंग का क्या मीडियम था। तो देखिए चित्रों को देखिए, ट्रैवलिंग के मीडियम तो अभी तक हमें कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बच्चों के जो खिलौने मिले हैं, जिस तरीके से उनमें पहिया लगा हुआ है या फिर घोड़ा गाड़ी है, तो इस तरीके से पता चलता है कि ये लोग ये सब जानते थे बनाने के लिए। ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन खिलौने मिले हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन ये लोग क्या खाते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहर में आने जाने शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। मतलब ये लोग जो होते थे किसान चरवाहा, ये सब जाकर के जो दस्तकार जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, हड़प्पा के लोग ये सब खेती करते थे। देखिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पर मैं हर जगह पर पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, ताकि आप, हो सकता है कोई ऐसे बच्चे देख रहे हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो नोट्स भी बना लो। और यूपीएससी वाले, स्टेट पीसीएस जो भी है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए ये काम आएगा। तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा के काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, ये पता चलता है। चूँकि खिलौने प्राप्त हुए हैं कुछ इस तरह से के जैसा कि हल होता है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे ये जो खिलौने हैं हल, तो जाहिर सी बात है जब खिलौने हल में प्राप्त है तो जाहिर सी बात है वो खेती बाड़ी करने के लिए हल का उपयोग जरूर करना जानते होंगे। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन कुछ महीने सूखे होते थे तो मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। आगे है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए कच्छ के इलाके में खदेर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो कच्छ आप जानते हो गुजरात का एक ज़िला है, वहाँ पर धौलावीरा नाम का एक नगर बसा था हड़प्पा कालीन टाइम में। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर 2-3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो मतलब हड़प्पा लिपि भी यहाँ पर पाया गया, धौलावीरा जो आज का गुजरात है। कच्छ का इलाका जो हमारा ज़िला है वहाँ का बात की जा रही है। धौलावीरा नाम का वहाँ पर एक जो है नगर हुआ करता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था, और यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे, मुंद्राकन या मोहराबंदी, गीली मिट्टी दबाने से भी, देखो ये लोग जो एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर क्या करते थे, मिट्टी लगा करके एक मोहर मार दिया करते। जैसे कि आज भी मोहर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को सप्लाई करते, रॉ मटेरियल या फिर कोई फिनिश गुड प्रोडक्ट किसी दूर जगह पर अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर मोहर लगा दिया जाता है ताकि पहचान में आ जाए कि ये क्या है और कहाँ से आ रहा है, किसका है। तो लोथल का बंदरगाह, वहाँ पर एक बंदरगाह भी, जो गुजरात की हम बात कर रहे हैं, एक बंदरगाह भी था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर बांध चढ़ाया जाता या उतारा जाता होगा। यहाँ पर इमारत मिली है, संभवतः उनके मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबके मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें कुछ यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियाँ थी उस ज़माने में कि जो इस तरीके से सामान, देखिए आज भी अगर कोई फैक्ट्री करेंगे तो कहाँ पर ऐसी ही जगह पर की जाएगी जहाँ पर सारी चीज़ें मुहैया हो। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल या फिर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो इससे संकेत मिलता है कि अगर सप्लाई अगर बाहर के देशों में भी हो रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उन लोगों का जो है काफ़ी मतलब समझदार लोग थे, है ना। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों का चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो ठीक है, वो बात हमने आपको बताई। तो सभ्यता का कैसे होगा, बड़ा रहस्यमय है। मतलब इतना ये तारीफ़ हमने की हड़प्पा सभ्यता के बारे में, काफ़ी आगे की क्लास में भी आप पढ़ोगे तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी एक मतलब डेवलपमेंट था उस ज़माने में। आज से तकरीबन कौन यकीन कर सकता है कि 2500 साल पहले इतना रहस्यमय और इतना काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी उच्च सोच के ख्याल, उच्च जो है कह लें कि इस तरह का कोई सभ्यता हो सकता था 2500 साल पहले, जबकि ये काफ़ी डेवलप्ड था। तो इतना
ये काफ़ी रहस्यमय है कि इतना डेवलप्ड और इतना तरक्की याफ्ता राज्य कैसे ख़त्म हो गया इतना जल्दी। 3900 साल पहले जो है कहा जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी अब बात पढ़ेंगे ये अनुमान है, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कैसे हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से अंत हो गया। तो 3900 साल पहले यहाँ कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अनुमान है यहाँ पर कि बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरें छोड़ दिया, लेखन मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मतलब देखो ये एक अनुमान की बात है। यहाँ पर जो राइटर जो कह रहा है कि यहाँ पर अचानक से ये चीज़ें लोगों ने नगरें छोड़ दी। देखो नगरें कैसे छोड़ देंगे? कोई भी आदमी, अगर आप बताओ यहाँ पर कहीं पर कोई शहर बसा हुआ है, अचानक से कोई ऐसा तो रीजन तो होगा ना कि नगरें क्यों छोड़ेंगे, कुछ तो वजह होता है ना। तो ऐसा ही मतलब समझ में नहीं आता है कि हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था, डेवलप था, तो ऐसे मतलब जिस तरीके से ये रहस्यमय तरीके से इसका नष्ट हुआ, मतलब काफ़ी रहस्यमय है। तो लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल की आयात की काफ़ी कमी हो गई, मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो देखो ये चीज़ें जो कही जा रही है एक अनुमान बात है, ठीक है। ये सब क्या हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था, या फिर कहते हैं कि ईंटें पकाने की ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियाँ बड़े बड़े झुंडों से चरागाह पर घास के मैदान में समाप्त कर दिए, कुछ इलाके बढ़ाई, लेकिन इस कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि इतना बड़ा जो है सभ्यता खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त होगा या जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ। हाँ देखो अब ये बात सही है, जो भी हुआ ये तो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुई, कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज या फिर कुछ ना कुछ प्रकोप या फिर आसमानी कोई चीज़, कुछ ना कुछ वायुमंडल में कुछ ना कुछ चेंजेज आए, जिसके वजह से इतना विकसित सभ्यता जो है चंद ही कह ले कि फिर उसके बाद ऐसे समाप्त हो गया कि फिर काफ़ी रहस्यमय बन के रह गया चीज़ें। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण। तो यहाँ पर बात है 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, नील की नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो मिस्र की एक नदी है नील नदी, काफ़ी बड़ा नदी है, और ये नदी जो है इसके आसपास का, ये नदी को छोड़ दो तो यहाँ पर तो उपजाऊ ज़मीन है, मिट्टी खेती बाड़ी अच्छी होती है, लेकिन आसपास का जितना भी इलाका रेगिस्तान है। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी, बड़े बड़े मकबरे बनाए, पिरामिड नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो मिस्र में काफ़ी पिरामिड पॉपुलर है। ये पिरामिड वही है जहाँ शाही ख़ानदान के लोगों को जब वो इंतकाल कर जाते थे, मर जाते थे, उनको दफनाया जाता था या फिर उनमें सुरक्षित रखा जाता था, जिसको मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहरे बर्तन, वाद अस्तार, हथियार, जानवर शामिल। तो ये सब उनके साथ दफना दिया जाता था। तो कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। बड़ा जुल्म की बात है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब जिस तरीके से धन दौलत मिस्र में शवों को दफनाने के लिए किया जाता था, बाकी दुनिया के सारे उस वक्त के परंपराओं में सबसे ज़्यादा ये मिस्र की ही बात थी, जितना कि ये चीज़ें खर्च की जाती थी शवों को दफनाने के लिए। तो कल्पना करो, आपको एक सवाल पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? तो एक आपके लिए बड़ा खूबसूरत सवाल है। आओ याद करें यहाँ पर ये सब, इसको देखो, हल करो। कुछ कठिन वर्ड, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई। आओ चर्चा करें। तो कुछ सवाल है, सवाल का जवाब लिख दो। और यहाँ पर इसी के साथ लग रहा है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर है 4, ठीक है। तो लगता है नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में बना दूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि थक गया हूँ बोलते बोलते। ओके, तो बने रहो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, नए हो तो शेयर करो उन लोगों के लिए जो कंटेंट खोज रहे, चीज़ें उनके पास नहीं हैं, तो शेयर कर दो, उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।